हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को नया सेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ। रसायन विज्ञान पेपर कोड 347 CB सेट नंबर 2। मैंने सेट नंबर 1 सॉल्व करवा दिया था और कई सेट सॉल्व हैं। आप लोग यदि पूरा वीडियो देखना चाहते हैं कई सेटों का सॉल्यूशन, तो प्ले लिस्ट में बहुत सारे सेट सॉल्व हैं बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, वहाँ से आप लोग पूरा जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए प्रश्नोत्तर संख्या 4 का खा नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें दो चीज़ें दिया हुआ है, एक दिया है चालकत्व तो दूसरा दिया हुआ है शेल नियतांक। तो आइए समझते हैं चालकत्व तो क्या होता है। किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका चालकता, उसके विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। विशिष्ट चालकत्व को कप्पा, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। आइए समझते हैं शेल नियतांक क्या होता है। तो वैद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L एवं इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को शेल नियतांक कहते हैं और शेल नियतांक बराबर होता है L/A। तो ये हो गया इसका सलूशन। अब आइए अगले नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। चौथे के घा नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। चौथे का घा नंबर क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया, यहाँ पर दिया हुआ यूरिया का अनुभार 60 के 5% W/W जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। और इसमें रेडबर्ग कांस्टेंट का R का मान दिया हुआ 0.0821 लीटर वायुमंडल केल्विन मोल दिया हुआ है। तो यहाँ पर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया था, इसमें 273 जोड़ कर इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया गया। और यहाँ पर आयतन जो था वो 100 था, इसको लीटर में बदल दिया गया। चाहे आप 1/10 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा तो 1/10 आएगा और इसको सॉल्व करने पर 0.1 आ गया। यहाँ पर सॉरी W का मान 5 है, 5% है, तो यहाँ लिख देंगे 5%। W का मान यहाँ कितना है 5% और रेडबर्ग कांस्टेंट को R या S से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान दिया हुआ है 0.0821 और यूरिया का अनुभार यहाँ पर निकाला गया तो 60 क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। और परासरण दाब का फार्मूला होता है, परासरण दाब पाई बराबर होता है WRT/MB होता है। और यहाँ से W का मान 5 रखा गया है और रेडबर्ग कांस्टेंट का मान रख दिया गया 0.0821 रख दिया गया। और यहाँ पर टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस और V का मान दिया हुआ था कितना 1/10 दिया था। और इसको आगे सॉल्व किया गया, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया तो नीचे आया 60 आ गया, मतलब 60 आ गया। और यहाँ से इसको कैंसिल किया गया तो यहाँ 5 आ गया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया गया तो पाई का मान कितना आया 0.5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है परासरण दाब है। आशा करता हूँ हम लोग को ये समझ में आया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। आइए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का नंबर का क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आइए समझते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है डी ब्लॉक के तत्वों में N/S ऑर्बिटल और N-1D मतलब इनर वाला ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसीलिए परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक के तत्व। दूसरा हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्वों के बाह्य कोश से पिछले कोश के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है इस प्रकार होता है। बाह्यतम कोश का होता है N-1 S2 N-1 P6 N-1 D 1 to 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और NS में जो होते हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या NS 0 भी होता है। यहाँ पर चार्ट बनाया गया है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। आइए अगला नंबर समझते हैं उत्प्रेरक गुण। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो कैटालिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है संक्रमण धातु और उनके यौगिक में उत्प्रेरकीय गुण होते हैं। ये गुण उनकी परिवर्ती संयोजकता एवं उनके पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त संयोजकताओं के कारण होता है। मतलब जो डी ब्लॉक होते हैं कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं तो आप बताएंगे। इसमें क्या होता है उत्प्रेरकीय गुण इसलिए होता है क्योंकि इसमें परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या पाया जाता है, मतलब ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अगला नंबर है रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। तो संक्रमण तत्वों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना फुलफिल नहीं होते हैं, अनफिल होते हैं, इसीलिए ये रंगीन होते हैं। आइए अगले नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। 5वें का खा नंबर क्वेश्चन है
क्वेश्चन है फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया ये फिनाल, इसको आयनित कराया गया तो ये H+ आयन दे रहा है, इसीलिए ये क्या करता है, ये एसिड नेचर शो करता है, मतलब अम्लीय गुण दिखाता है। आइए इसका थ्योरी समझते हैं। एथेनॉल की तुलना में फिनाल अधिक अम्लीय होता है। इसका कारण यह है कि फिनाल से एक प्रोटॉन निकल जाने के बाद प्राप्त फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है, जबकि एथॉक्साइड आयन एथेनॉल से एक प्रोटॉन निकलने के बाद अस्थायी नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि जो फिनाल होता है ना वो रेजोनेंस से शो करता है, जबकि जो एथेनॉल होता है वो रेजोनेंस शो नहीं करता है। सिंपली इसका रीज़न यही है। तो आइए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ग नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। यहाँ पर ये लिखा गया है और इसका IPSC नाम बनाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 दिया हुआ है। तो इसमें जो IPSC ईथर का हम बनाते हैं, ईथर है, जिधर कार्बन की संख्या कम होती है उधर ऑक्सी लगाते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा, और तो इसका नाम होगा क्या, इथॉक्सी प्रोपेन, IPSC नाम हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है इसका IPSC नाम क्या होगा, इथॉक्सी प्रोपेन। आइए अगले नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ग नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 0.1 मोल यूरिया तथा 0.1 मोल NaCl विलेन में किसका प्रसारण दाब अधिक होगा, कारण सहित स्पष्ट करना है। तो 0.1 मोल NaCl का प्रसारण दाब 0.1 मोल यूरिया से अधिक होगा। तो इसमें अधिक होता है, सिंपल सी रीजन है। आइए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। 5वें का घ नंबर है प्रश्नोत्तर संख्या। एथेनेमीन से निम्नलिखित को होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। तो एथिलेमीन कहें चाहे एथेनेमीन कहें, दोनों एक ही चीज़ हैं, और इसकी क्रिया NaNH2 से HCl के बसने में कराया गया तो ये बन गया, और इसका बाद में हाइड्रोलिसिस कराया गया तो ये क्या बन गया, एथिल अल्कोहल बन गया, N2 और HCl बाहर हो गया। अगला क्वेश्चन है हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो ये जो बना हुआ है ना, यह हिंसबर्ग अभिकर्मक, ये है एथिलेमीन, इसकी क्रिया इससे कराया गया तो ये प्रोडक्ट जो बना है वो बना है N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये इसका प्रोडक्ट बन गया है। आइए अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 6वें का ख नंबर क्वेश्चन है डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र तथा IUPAC नाम लिखिए। कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। तो इसमें सिद्ध करना है, ये बना हुआ है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। आप जानते हैं ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, और यदि लास्ट कायरल कार्बन पर OH राइट है तो उसे डी ग्लूकोज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया यदि लास्ट कायरल कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड है तो यह डी फॉर्म होगा। और इसका IPSC नाम क्या लिखा गया, 2, 3, 4, 5, 6 पेंटा हाइड्रॉक्सी हेक्सेनल, इसका IPSC नाम है। और इसका मतलब एल्डिहाइड समूह उपस्थित होने का जो रीजन है वो है, यहाँ पर क्रिया कराया गया है, यह है ग्लूकोज। इसकी क्रिया Br2 और H2O के साथ में ऑक्सीकरण कराया गया है तो ये बना ग्लूकोनिक एसिड। और दूसरा रिएक्शन यहाँ पर ये भी ग्लूकोज है, इसकी क्रिया कंसनट्रेट HNO3 से कराया गया तो ये बना है ग्लूकोरिक एसिड बना हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें 3 टिप्पणी दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है प्रोटीन की विकृतीकरण, और दूसरा दिया है ज्यूटर आयन, और तीसरा दिया हुआ है प्रोटीन के उपयोग। तो आइए समझते हैं। पहला नंबर प्रोटीन की विकृतीकरण क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, जब प्राकृतिक प्रोटीन में भौतिक परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे ताप परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैसे अम्ल मिलाना, क्षार मिलाना, भारी धातु लवण मिलाना, pH परिवर्तन, तो प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता खो देता है। जिसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, मतलब ये अपने ये सब चीज़ें उसमें मिलती हैं ना, तो प्रोटीन क्या होता है, अपनी जैविक सक्रियता खो देता है, जिसे हम प्रोटीन की विकृतीकरण कहते हैं। आइए अगला पॉइंट समझते हैं, ज्यूटर आयन क्या होता है। एमिनो अम्लों में अम्लीय गुण समूह के कारण, एमिनो अम्लों में अम्लीय गुण COH कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह के कारण तथा क्षारीय गुण OH समूह के कारण होता है। जिन एमिनो अम्लों में एक NH2 और एक एमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप समूह होता है, उनके जलीय विलयन लगभग उदासीन होते हैं। इसका कारण यह है कि NH2 और कार्बोक्सिलिक समूह विपरीत स्वभाव के होने के कारण एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, मतलब इनका जो प्रभाव होता है अपोजिट होता है, इसलिए ये क्या करते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं।
और आंतरिक लवण बनाते हैं, जिन्हें ज्यूटर आयन या उभयधर्मी विद्युत अपघट्ट या द्विध्रुव आयन कहते हैं। यहाँ पर यह है इम्यूनो एसिड, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इम्यूनो ग्रुप है और एक क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और इसमें से क्या करते हैं हम, इसका जल अपघटन कराते हैं, मतलब जल के साथ में क्रिया कराते हैं, तो इसका एक आयन दूसरे पे ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका एच यहाँ आ गया है, तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया, तो इस पर नेगेटिव आ गया। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक ही कंपाउंड में मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं। आइए अगला पॉइंट समझते हैं, प्रोटीन के उपयोग क्या होते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, आइए फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। प्रोटीन हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। अंडे, मछली, मांस मनुष्य को आवश्यक प्रोटीन देते हैं। दूसरा पॉइंट है पेशियों के निर्माण में। अगला पॉइंट है रक्त व शरीर के अपद्रव्यों की पीएच का नियंत्रण। अगला पॉइंट है शरीर की वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों का सुधार करने में प्रोटीन का उपयोग होता है। अगला है एंजाइम तथा हार्मोन्स का संश्लेषण करने में। नेक्स्ट पॉइंट है एंटीबॉडीज़ के रूप में शरीर की सुरक्षा प्रदान करने में होता है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 7 का नंबर क्वेश्चन है, बेंजिल्डिहाइड की संरचना सूत्र लिखिए। बेंजिल्डिहाइड पर NH2 मतलब हाइड्रोजन, और दूसरा है टॉलन अभिकर्मक, और तीसरा है NaOH अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। मतलब 3 चीज़ों से अभिक्रिया कराना है। और पहला बताना बेंजिल्डिहाइड की संरचना सूत्र। तो बेंजिल्डिहाइड ये है, इसका संरचना सूत्र यही है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये है बेंजिल्डिहाइड। पहला सॉल्यूशन देखते हैं, बेंजिल्डिहाइड की NH2 से अभिक्रिया। तो जब हम बेंजिल्डिहाइड, यह है बेंजिल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ में कराते हैं, तो ये बनता है बेंजिल्डिहाइड हाइड्रोजन बनता है, और वाटर यहाँ से क्या होता है, निकल जाता है। दूसरा नंबर है बेंजिल्डिहाइड की टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो यह है बेंजिल्डिहाइड और यह है टॉलन अभिकर्मक। टॉलन अभिकर्मक के साथ में क्रिया कराया गया, इसमें 3OH भी रहता है, क्षारीय माध्यम है, और क्रिया कराया गया तो ये बन गया, और इसमें 2Ag ये रजत दर्पण बन गया है, यही निकलता है इसमें, और H2O और 4 अमोनिया का मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर हो जाता है। आइए तीसरे नंबर का सलूशन देखते हैं। बेंजिल्डिहाइड की NaOH के से अभिक्रिया मतलब ये जो अभिक्रिया होती है बेंजिल्डिहाइड की NaOH के साथ, उसे हम कैनिजारो अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए इसका सलूशन देखते हैं। यह है बेंजिल्डिहाइड, इसकी क्रिया सांद्र NaOH के साथ में कराया गया, तो ये बना है बेंजिल अल्कोहल, और ये बना सोडियम एसीटेट, यही बन जाता है इसमें। आशा करता हूँ आप लोग को ये जितना बताया गया वो समझ में आया होगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। और इसमें पहले क्वेश्चन का दिया है NaHSO3 से क्रिया कराना, NaOH से क्रिया कराना है, और तीसरा नंबर हाइड्रोजन से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं। एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम होता है इथेनॉल होता है, इसे मतलब कॉमन नेम इसका एसिटिल्डिहाइड होता है। तो आइए इसका फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। यह एसिटिल्डिहाइड, इसकी क्रिया NaHSO3 से कराया गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया, आप लोग लिख सकते हैं इसको। और दूसरा है एसिटिल्डिहाइड की क्रिया NaOH के साथ में कराया गया, तो यहाँ पर बन गया है सोडियम एसीटेट बन गया है, ये एथिल अल्कोहल बन गया है। और ये है एसिटिल्डिहाइड, इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराया गया, तो CH3CONH2 और अमोनिया बाहर हो गया है। बाद में अगेन इसकी क्रिया कराया गया है, दोबारा ये रिएक्शन लिखा गया है, इसकी क्रिया गया तो ये बना है हाइड्राजोन। अगर CH3 मतलब डबल बॉन्ड यहाँ मिलता है, मीन ग्रुप रहता है, तो इसको हाइड्राजोन कहते हैं। H2 यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया। अगला HCN से क्रिया देखते हैं। एसिटिल्डिहाइड की क्रिया HCN के साथ में कराते हैं, तो ये बनता है एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्राजीन होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन का Cl परमाणु क्लोरोएथेन के Cl परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होता है। क्लोरोबेंजीन की Cl2 से तथा सांद्र H2SO4 से होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो आइए इसको समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर सलूशन आप लोगों को लिखा गया है, आइए समझते हैं इसको। क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस की उपस्थिति के कारण कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में आंशिक द्विबंध गुण आ जाता है, जिसके कारण Cl बेंजीन के कार्बन एटम से मोर आकर्षण मतलब ज़्यादा आकर्षण से बधा होता है, अतः वह बहुत कम क्रियाशील होता है। जबकि क्लोरोएथेन में CCl बॉन्ड में कार्बन sp3 संकरित होता है, अतः इनमें रेजोनेंस अनुपस्थित होता है। आप जानते हैं कि sp3 सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस कहाँ पाया जाएगा।
अनुपस्थित होता है तथा Cl के -I इफेक्ट के कारण नाभिक स्नेही अभिकर्मकों द्वारा शीघ्र प्रतिस्थापित हो जाता है, अतः ये अधिक क्रियाशील होते हैं। इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन की क्रिया। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की क्रिया Cl2 से करा गया तो ये बन गया है, और मतलब एक आर्थो पे चला गया, एक पैरा पे चला गया है, मतलब यहाँ आर्थो पैरा दोनों पे चला जाता है। आइए अगला देखते हैं इसी में। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कराते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है, एक आर्थो पे चला जाता है, एक पैरा पे चला जाता है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब ये अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन है हैलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, और दूसरा दिया हुआ है बुटर्ज फिटिक अपक्रिया, और तीसरा दिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग। तो आइए पहले नंबर का सोल्यूशन देखते हैं कि हैलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होता है। तो हैलो एरीन बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देते हैं। हैलो एरीन में इलेक्ट्रॉन बहुल बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन के स्रोत की भांति कार्य करता है तथा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक को आक्रमण करने के लिए प्रेरित करता है। आइए दूसरे नंबर का सोल्यूशन देखते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा है बुटर्ज फिटिक अपक्रिया। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, मतलब इसमें मेथिल क्लोराइड लिया गया है, Na के साथ में गर्म करने पर टॉलुइन देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बुटर्ज फिटिक अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर मेथिल क्लोराइड की क्रिया 2Na के साथ में कराया गया, और यहाँ पर एक हैलो एरीन लिया गया, एक हैलो एल्केन लिया गया है, और 2Na के साथ में क्रिया कराएगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो टॉलुइन बना है और 2NaCl क्या हो गया, बाहर हो गया। आइए थर्ड नंबर का इसमें सोल्यूशन देखते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग क्या होते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में किया जाता है। वर्तमान में महिलाओं में एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव स्तन कैंसर के उपचार में किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग करता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को जितना बताया गया वो समझ में आया होगा। अब इसके आगे का सेट हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।